गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और शिक्षण के एक महत्वपूर्ण प्रारूप का वर्णन कीजिए। मतलब पहले हमने क्या पढ़ा, अधिगम और शिक्षण है वो दोनों पढ़े, बच्चे का सीखना और सिखाना दोनों। उसमें सीखता कैसे है बच्चा और उसका सिखाना होता है वो कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ शिक्षण का कंसेप्ट ऑफ टीचिंग थ्योरी हम आज पढ़ेंगे। अधिगम सिद्धांतों के निरूपण करने के बाद स्वतः इसके दूसरे पक्ष शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा पर ध्यान रखा जाता है। मतलब सीखना एक पक्ष हो गया और दूसरा पक्ष क्या हो गया, सिखाना हो गया। तो उसके सिद्धांत की अवधारणा पर हम ध्यान देते हैं। गेज के अनुसार, गेज ने क्या कहा था, शिक्षण सिद्धांत 3 तरह के उत्तर चाहता है। शिक्षक कैसे व्यवहार करता है, मतलब शिक्षक का व्यवहार है वो कैसा है, वह वांछित व्यवहार क्यों करता है तथा उसका क्या प्रभाव होता है। मतलब टीचर जो बिहेवियर करता है जो उसका बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चा उसको देखता है और उसके हिसाब से वो सीखता है। तो वो उस पर कैसे प्रभावशाली होता है वो मिस्टर गेज ने बताया था। उसके बाद हम देखते हैं डिसैको शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता तथा अस्तित्व में तो विकास करता है किंतु उसे मूर्त रूप देने में असमर्थ है। डेसेको ने क्या कहा था, जो शिक्षण है, जो टीचिंग है वो क्या करता है, उस बच्चे के अस्तित्व के विकास में तो हेल्प करता है लेकिन उसे मूर्त रूप देने में असमर्थ है। मतलब बच्चा जो व्यवहार करता है उसमें वो कितना समर्थ है। उसके बाद कर्लिंगर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत की परिभाषाओं, उन कल्पनाओं तथा चरों का एक पुंज है जो क्रमबद्ध रूप में शिक्षण के विचार को प्रस्तुत करता है और इसमें शिक्षण की भविष्यवाणी तथा व्याख्या करने वाले चरों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मोरिस एल्बिग ने क्या कहा था, विवेकपूर्ण चिंतन जो सभी क्रियाओं को जन्म देता है। मतलब ये क्या है, एक विवेकपूर्ण चिंतन है। इससे इस पे जो सारी क्रियाएं हैं वो इस पे डिपेंड करती है। संकल्प एवं इच्छा शक्ति के मूल रूप से अनुप्राणित होता है। जो अध्यापक विचारों का सही श्रृंखला का निर्माण करता है वह सही आचरण तथा अनुसरण करता है। अतः निर्देश का वास्तविक कार्य ज्ञान देना मात्र नहीं है अपितु आंतरिक अनुशासन तथा संकल्प को प्रस्तुत विचारों के अनुसार ढालना है। और मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि छात्रों के निर्माण के रूप में विचारों की दुनिया से होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग थ्योरी। मतलब टीचिंग थ्योरी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पे बच्चे पर इफ़ेक्ट उसका है वो कैसे पड़ता है। शिक्षण के सिद्धांत का महत्व इधर कुछ वर्षों में विकसित हुआ है और अमेरिका में ज्ञान की खोज तथा कुछ नया घोषित करने के लिए परंपरा रही है। मतलब जो टीचिंग मेथड्स थे वो सबसे पहले कहाँ पे विकसित हुए, अमेरिका में हुए थे। कि बच्चे के टीचिंग के लिए टीचिंग एड का यूज़ करना वो सबसे पहले हमें वहीं से सीखने को मिलता है, वहीं से शुरू हुई थी ये प्रोसेस। विकसित तकनीकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों ने शिक्षण की प्रक्रिया पर नए ढंग से विचार किया। मतलब हमें बच्चों को सिखाने के लिए नई नई टेक्निक्स है वो कैसे यूज करनी है और कौन कौन सी करनी है। हम यहाँ कुछ विद्वानों की धारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं P.W. जैक्सन के अनुसार शिक्षण एक नैतिक कार्य है और इसके द्वारा समाज में नई पीढ़ी को नैतिकता के मार्ग पर बढ़ाया जाता है। विज्ञान तथा कला के गुणों से निहित यह एक क्या है, सामाजिक क्रिया है। मतलब जो टीचिंग है उससे क्या किया जाता है, हम समाज में एक नई पीढ़ी को क्या कर सकते हैं, उसको नैतिक बना सकते हैं, उसका अच्छा बिहेवियर बना सकते हैं। और यह क्या है, एक आर्ट भी है और साइंस भी है और एक क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जिसको हम टीचिंग में यूज कर सकते हैं। ये एक क्या है, नैतिक कार्य है। उसके बाद डी बोनो ने क्या कहा था, सामाजिक क्रिया के लक्ष्य की पूर्ति होने पर शिक्षण तथा अधिगम दोनों के उद्देश्य बदल जाते हैं और विकसित ज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने शिक्षण तथा अधिगम दोनों में परिवर्तन किया है। मतलब जो नई जो टीचिंग जो टेक्निक्स है विज्ञान सिखाने के लिए और प्रौद्योगिकी वगैरह सिखाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे को नया नॉलेज मिल सके।
उसके बाद जॉन पी डिसेको ने क्या कहा था, शिक्षण प्राचीन काल से चली आ रही प्रक्रिया है, इसमें अनुभवों की वृद्धि होती है तथा इन अनुभवों का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य होता है। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो टीचिंग प्रोसेस है ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और इसके जो अनुभव होते हैं वो टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट है वो क्या होता है, जो आदमी होता है उसके माइंड पे पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता, मतलब जो ये टीचिंग थ्योरी है इसकी हमें नीड क्यों हुई, क्यों ज़रूरत हुई कि हम अपनी जो टीचिंग की टेक्निक्स है उनमें चेंज करें, बदलाव करें। शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता आज के युग में मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों ने इस प्रकार अनुभव की है। सबसे पहले है, शिक्षण आज के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है, मतलब जो टीचिंग है वो बच्चे के व्यवहार में क्या करता है, चेंज करता है, उसके बिहेवियर में बदलाव लाता है। शिक्षण सिद्धांत द्वारा अधिगम की परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, मतलब बच्चा जो सीख रहा है उसकी जो कंडीशन है, उनकी परिस्थितियाँ हैं, उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी बात है, इन सिद्धांतों के द्वारा चरों की व्याख्या की जाती है और ये सिद्धांत है शिक्षा के स्वरूप, स्तर, प्रतिमान, व्यूह रचनाएँ और शिक्षण की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं। इनके द्वारा शिक्षण के व्यवहार तथा विश्लेषण किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जो शिक्षण की अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण बालक के अधिगम करने की प्रक्रिया का एक अंग है, मतलब बच्चा जो सीखता है उसमें टीचिंग क्या है, उसकी प्रोसेस का एक अंग है और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ज़रूरी नहीं कि बच्चा एक छोटा है उसको हम सिखा रहे हैं सिर्फ वो उस तक ही सीमित है। जो बच्चा पढ़ना लिखना सीख गया तो वो आगे नहीं चलता है, मतलब बच्चे ने पढ़ाई छोड़ भी दिया, आज हम हैं, हम पढ़ाई छोड़ चुके हैं, फिर भी हम पूरी लाइफ सीखने को मिलता है। एक बुजुर्ग भी होता है वो भी सीखता है, मतलब लाइफ टाइम तक किसी को सीखने की जो प्रोसेस है वो हमेशा के लिए चलती रहती है। अधिगम के साथ शिक्षण केवल आयु की विशेष अवस्था तक जुड़ा रहता है और शेष अवस्था में शिक्षण द्वारा प्रशिक्षित मानसिक शक्तियाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार अधिगम का विनियोग करती है और शिक्षण द्वारा अधिगम का विनियोग ही शिक्षण की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। उसके बाद सबसे पहले है वांछित अनुभव प्रस्तुत करना। शिक्षण की अवधारणा के अंतर्गत प्रमुख यह है कि शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य किसी पृष्ठभूमि पर वांछित अनुभवों का प्रस्तुतिकरण है, मतलब हम बच्चे को जैसा चाहें वैसा उसका व्यवहार है वो हम चेंज कर सकें। शिक्षण प्रमुख समस्या है सामग्री के समूह में वांछित सामग्री का चयन करना और छात्रों के सम्मुख आत्मबोध के लिए प्रस्तुत करना। इस अवधारणा की पुष्टि अध्यापक द्वारा वांछित अनुभव और कक्षा में छात्रों को प्रदान करते समय होती है। ये डिफ़िकल्टीज़ है, ये नॉर्मल है, ये टीचिंग के दौरान होती है। उसके बाद सेकंड है रुचि का उपयोग, मतलब बच्चा इंटरेस्ट कितना ले रहा है और बच्चा जब सीखने में इंटरेस्ट लेगा तभी सिखाने का तरीका है वो सही होगा। शिक्षण की दूसरी अवधारणा है छात्रों की रुचि का उपयोग करना। छात्रों की रुचि के विनियोग में हर्बर्ट द्वारा प्रस्तुत पंचपदी प्रक्रिया है वो आज भी सुदृढ़ मनोविज्ञान आधार लिए हुए है, मतलब जो हर्बर्ट ने एक पंचपदी प्रक्रिया दी थी, 5 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, जो आज तक अभी तक चली आ रही है, जिसका हम टीचिंग में यूज करते हैं। अधिगम तभी प्रभावशाली होगा जब शिक्षण की प्रक्रिया में वांछित अनुभव होगा। सबसे पहले है तैयारी, प्रिपरेशन। सिखाने से पहले सबसे पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि हमें बच्चे को आज क्या सिखाना है, कितना सिखाना है। टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ाना है और चैप्टर का कितना पार्ट हमें पढ़ाना है, बच्चे को प्रैक्टिकल करवाना है, कुछ भी सिखाना है उसकी सबसे पहले हमें तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, मतलब हम उस चीज़ को बच्चे के सामने कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। हम टीचिंग एड्स का यूज कर रहे हैं या प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद है तुलना या भावात्मकता,
मतलब बच्चा है वो दो चीज़ों में तुलना करना, उसमें तुलना करने में कितना सक्सेस हुआ है बच्चा। उसके बाद होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण होता है हम जो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ लेके चलते हैं और उस डिफ़िकल्ट चीज़ के हम बच्चे को पार्ट्स एक्सप्लेन करते हैं, मतलब वो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो बच्चे के लिए क्या बन जाती है, नॉर्मल बन जाती है, उसका जनरलाइजेशन हो जाता है तथा उसका हो जाता है विनियोग, एप्लीकेशन। मतलब बच्चा उन चीज़ों को अपनी लाइफ में कितना यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जो हर्बर्ट स्पेंसर है इन्होंने ये पंचपदी प्रक्रिया बताई थी। ये 5 पद छात्रों की रुचि को अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया से विकसित करने में योगदान देते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मौलिक प्रश्नों का उत्तर। शिक्षण की अवधारणा में शिक्षक के व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक कैसे व्यवहार करता है और वह व्यवहार को क्यों करता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न है वो शिक्षण की सामान्य अवधारणा है। यह शिक्षण की सभी इकाइयों, छात्र, पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर की सभी परिस्थितियों पर लागू होती है। यह अध्यापकों के व्यवहार तथा छात्रों के अधिगम के कारणों तथा प्रभावों का उत्तर देती है। अध्यापकों को छात्रों के व्यवहारों को किस प्रकार नियंत्रित करके वांछित दिशा में विकसित किया जा सकता है, इसका उत्तर भी शिक्षण की अवधारणा में ही निहित है। मतलब बच्चा है वो टीचर का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि ओनली स्कूल में कर रहा है, स्कूल से बाहर भी टीचर का बिहेवियर कैसा है वो उसको भी ऑब्जर्व करता है। और बच्चा है वो एक गलत बिहेवियर कर रहा है तो उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है और उसको सही डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है, ये चीज़ें हैं वो शिक्षण की अवधारणा में हमें दी गई हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत मतों पर आधारित। प्रत्येक अध्यापक का अपना निजी सिद्धांत होता है और उसी प्रकार वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया संपादन करता है। माना कोई अध्यापक इस मत का है कि अशांत वातावरण में बालक शांत वातावरण की अपेक्षा अधिक सीखते हैं। मतलब उसका जो तरीका होता है, हर टीचर का जो सिद्धांत होता है वो अलग अलग होता है। इस मत के प्रतिपादन के लिए प्रोफेसर नोयल ने किसी शिक्षण उपकरण का विकास किया जिसमें थर्मोस्टेटिक ध्वनि नियंत्रक भी होता है। जब कक्षा के शोर का स्तर नीचा होता है तो मशीन की शोर का स्तर ऊंचा हो जाता है और इससे छात्र बोर नहीं होते। बढ़ता हुआ शोर वायुमंडल में स्थित विद्युत की मात्रा को कम कर देता है और इससे मस्तिष्क की प्रक्रिया में गति आती है। प्रोफेसर नोयल की भांति भारत में भी अध्यापकों का अपना जो शिक्षण प्रदर्शन है वो कोई अध्यापक शिक्षण में रटंत को महत्व देता है, कोई प्रत्ययों का विकास करने में इसी व्यक्तिगत भिन्नता से शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा का विकास होता है। मतलब हमें बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। बच्चा एक आजकल के बच्चे क्या होते हैं, हर चीज़ को क्या करते हैं, रटते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, 12 बार पढ़ते हैं। अगर उसी चीज़ को वो अपनी नॉर्मल लाइफ में सोच के अगर वो करते हैं, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हैं तो वो उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं। उसके बाद हम दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ा, शिक्षण सिद्धांतों की अवधारणा को विकसित करने में शिक्षा के दार्शनिक आधारों ने बहुत योग दिया है। आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित अध्यापक की शिक्षण अवधारणा में छात्र को पूर्ण आदर्श व्यक्ति बनाना निहित रहता है और प्रयोजनवादी दर्शन से प्रभावित अध्यापक छात्र को परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने में प्रेरणा देता है। उसके बाद हम देखते हैं 6 पॉइंट है शिक्षण सूत्रों द्वारा विकसित। टीचिंग सोर्सेज होते हैं वो डेवलप करना। शिक्षण के सूत्रों का आधार दार्शनिक होता है और वे कक्षागत परिस्थितियों में मनोविज्ञान का विनियोग कर अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करते हैं। सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य आदि शिक्षण सूत्रों ने शिक्षण सिद्धांतों की अवधारणा को विकसित करने में योगदान दिया है। शिक्षण सूत्र कौन से होते हैं, मतलब बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है, हमें पहले उस चीज़ को हम सरल करके बताएं उस चीज़ को, ठीक है, और उसके बाद उसको धीरे धीरे उसकी जो टिपिकल जो चीज़ें हैं वो उनको बताएं। मतलब ये होता है, ये एक शिक्षण का सूत्र होता है। उसके बाद होता है मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त का मतलब होता है जैसे बच्चे को हम सिखा रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम सिखाते हैं बच्चे को, कंप्यूटर सिखा रहे हैं। कंप्यूटर एक मूर्त चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम बता रहे हैं
अब उसको अमूर्त तक कैसे लेके जाना है, धीरे धीरे उस बच्चे को उसके अंदर की प्रोसेस बताई जाती है कि जो कंप्यूटर है ये कैसे प्रोसेस करता है, क्या क्या प्रक्रियाएं करता है। तो वो होता है, सबसे पहले हमने उसको मूर्त चीज़ बता दी भी ये मूर्त चीज़ है और ये वर्क कैसे करता है, इसकी इंटरनल जो चीज़ें हैं उनके लिए बताना। ये होता है मूर्त से अमूर्त। उसके बाद होता है सामान्य से विशेष। हम बच्चे को क्या बताते हैं, सबसे पहले अगर कोई टिपिकल चीज़ है सबसे पहले हम उसको नॉर्मल करके बताते हैं, सामान्य बताते हैं। उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको टिपिकल तक लेके जाते हैं। और ये होते हैं हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं जो हमें शिक्षा में काम में लेने होते हैं। उसके बाद 7th है अभ्यास तथा साधना। शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा का विकास एकदम नहीं होता है। इसके मूल में निरंतर चिंतन, वर्षों में कक्षागत शिक्षण का अभ्यास निहित है और समस्याओं पर निरंतर चिंतन करते रहने से तथा समाधान का पर प्रयोग करने से ही शिक्षण सिद्धांत का विकास होता है। और शिक्षण की प्रक्रिया में निदानात्मक शिक्षण इसी अवधारणा की देन है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मानव योग्यताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़। शिक्षण सिद्धांतों का विनियोग मानव योग्यताओं को विकसित करता है। मतलब टीचिंग करने के बाद जो मानव की जो योग्यताएं होती हैं वो विकसित होती है, अधिक से अधिक वो सीखता है तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोग्रेस होती है। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव तथा मनोगत्यात्मक योग्यताओं का विकास शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत ही करते हैं। और अध्यापक छात्र व्यवहारों के आपसी संघर्षों के कारण ही मानव प्रच्छन्न योग्यताएं विकसित होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण एक कला है। टीचिंग क्या है, एक टाइप की आर्ट होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। शिक्षण के सिद्धांत इस बात की पुष्टि करने लगे हैं कि शिक्षण एक कला है और इस कला को अन्य कक्षाओं की भांति सीखा जा सकता है। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। किंतु यह अवश्य मानना होगा कि शिक्षण की कला के विकास के लिए जन्मजात अध्यापक को भी शिक्षण के सिद्धांत तथा सूत्रों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब जो टीचर होता है वो बनाया नहीं जाता, उसका जन्म ही होता है। मतलब उसमें जो ये एबिलिटीज़ होती हैं वो जन्म से ही होती हैं, लेकिन फिर भी उसको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या होती हैं, उनको यूज कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें वो सीख के थोड़ी आता है, उसको सीखनी पड़ती हैं। उसके बाद है सामाजिक क्षमता। अधिगम तथा शिक्षण की सफलता के लिए यह भी ज़रूरी है कि शिक्षक में समाज की आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता हो और समाज में समायोजन की क्षमता होना अध्यापक के लिए ज़रूरी है। निजी अन्य समाज में किसी भाषा, संस्कृति आदि भिन्न है तथा उसका पूरा होना भी पर्याप्त नहीं है, अपितु उस समाज में समायोजन की क्षमता का होना भी अनिवार्य है। मतलब टीचर जो बिहेवियर करता है केवल उसको बच्चे ही ऑब्जर्व नहीं करते, जब वो टीचर बाहर जाता है, बच्चे के पेरेंट्स मिलते हैं, वो भी उसको देखते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। और बाहर वाले जो भी लोग होते हैं वो उसको देखते हैं। तो ये क्या होती है, उसकी सोशल कॉम्पिटेंस होती है, सामाजिक क्षमता होती है कि वो कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। उसके बाद है शिक्षण का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ टीचिंग। शिक्षण की अवधारणा में शिक्षक का व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो टीचर होता है उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। शिक्षण के सिद्धांतों का क्रियान्वयन शिक्षक के व्यक्तित्व पर अधिक निर्भर करता है। छात्रों के प्रति स्नेह, बाल सुलभ व्यवहार, संवेगात्मक स्थिरता एवं कार्य करने के प्रति दृढ़ संकल्प, ये चारों गुण शिक्षण की प्रक्रिया के कारण होते हैं। मतलब बच्चे से हमें बात करनी है, प्यार से बात करनी है और उसका जो बिहेवियर है वो बच्चे के अकॉर्डिंग रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट बिहेवियर होना चाहिए। और संवेगात्मक स्थिरता, मतलब संवेगात्मक स्थिरता होती है हमें अपने जो संवेग है उनको स्थिर रखना है। एक तो ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं बच्चे से, तो वो क्या होता है, वो बच्चे को ठीक से टैकल नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना है, अपने संवेगों पर कंट्रोल रख के बच्चे को पढ़ाना होता है। शिक्षण की अवधारणा किसी एक तथ्य पर आधारित नहीं है। शिक्षण की अवधारणा में अधिगम भी निहित होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है टीचर है उसने सारा कुछ सीख लिया, उसको अब कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। एक टीचर भी होता है, उसकी अवधारणा में भी अधिगम होता है, वो भी हमेशा क्या होता है, टीचर होने के बावजूद भी सीखता है। शिक्षण का दर्शन भी अधिगम की धारणा को प्रभावित
प्रभावित करता है और शिक्षक का शैक्षिक दर्शन कतिपय मूल्यों पर आधारित होता है और समाज उस अध्यापक को मान्यता तथा सम्मान देता है जो समाज सम्मत मूल्यों पर आचरण करता है और ये मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों में झलकते हैं और शिक्षक की पाठ योजना में उन मूल्यों के दर्शन होते हैं। शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत का एक अनिवार्य पक्ष है। मतलब जो बच्चा सीखता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल टीचर का ही तो होता है, शिक्षण का होता है, टीचिंग का होता है। ठीक सिक्के के दो पक्षों की तरह, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही टीचिंग और लर्निंग दोनों ही क्या होती हैं, एक सिक्के के दो पक्षों के बराबर होती हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि शिक्षण के सिद्धांतों की अवधारणा है वो सहज रूप में अधिगम के सिद्धांतों के साथ ही प्रकट होती है और एकांगी रूप में दोनों में से किसी का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मतलब टीचिंग के बिना लर्निंग अधूरी है और लर्निंग के बिना टीचिंग अधूरी है। दोनों को ही एकांगी रूप कहा गया है। शिक्षण सिद्धांत अभी विकास की अवस्था में है, फिर शिक्षण एकांगी रूप से अस्तित्वहीन है। अतः अधिगम के अभाव में शिक्षण के अभाव में अधिगम की कल्पना व्यर्थ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीचिंग के बिना जो लर्निंग है उसकी प्रोसेस नहीं हो सकती और अगर लर्निंग करने वाला ही कोई नहीं है तो टीचिंग की कल्पना करना क्या है, बिल्कुल वेस्ट है। थैंक यू।